अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। सनम के साथ रात 9 बजे का प्रोग्राम दिन भर हमारा खास प्रोग्राम जो है आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और लज़्ज़त मसालों में हम अक्सर आवाम के मुद्दे भी उठाते हैं, सियासत पर भी बहस होती है और कुछ दुनिया जहां में बड़ा कोई इशू हो उस पर चर्चा यानी बहस की जाती है। आज का प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाते हैं लज़्ज़त मसाले के ताउन से। और आज के प्रोग्राम में आपको बताते चलें रमज़ान का मुक़द्दस महीना और अब की बार जुम्मे के दिन पे जहाँ जुम्मतुल विदा भी आ रहा है वहीं होली भी आ रही है। तो होली और जुम्मा एक इस दिन पर, और इसमें मुल्क के सबसे क्रिमिनल शहर उत्तर प्रदेश में सियासत बड़ी तेज़ है। सियासत ना कहीं बल्कि वन वर्ड फार्मूला, वन साइड फार्मूला हो रहा है। खुद वहाँ के वुज़रा के जो टॉप लीडरशिप है वहाँ पे बीजेपी के, उनके जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से वो यकतरफा वहाँ के फ़ैसले या वहाँ के अहकाम जारी करें और मुसलमानों के तय किस तरह से उनका प्रोपेगेंडा या उनके बयान आता है। आग लगाने वाले ये वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे बड़े वायरल होते हैं। और इस जुम्मे पे जहाँ वहाँ की सरकार के फैसले, योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में दुनिया जहाँ जानती है कि किस तरह के हैं, किस तरह के हैं और उनका जो प्रोपेगेंडा या उनकी जो मशीनरी है मुसलमानों के तय किस तरह का रोल अदा करती है, सब जानते हैं। और इस जुम्मे पे उन्होंने भी बड़े फैसले लिए हैं। और इस जुम्मे पे मुसलमानों को नमाज के हवाले से बताया जा रहा है कि घरों में पढ़िए। इवन कि वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर बता रहा है कि जुम्मे में क्या मस्जिद में कोई मूर्ति वगैरह होती है कि मूर्ति पूजा के लिए मंदिर जरूर जाएँ, मस्जिद जुम्मे की घर में ही पढ़े। जानते वाकिफ भी नहीं है वो लोग कि जुम्मे की हिफाजत मुसलमानों में क्या है, किस तरह से होता है। और उसके बावजूद इस तरह के बयान जलते पे आग या आग पे जल तेल डालने वाला काम करते हैं। और इस सब के बीच में पूरे मुल्क में मुसलमान पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर नज़र रखे हुए हैं। वहाँ की सरकार क्या करती है, दिल्ली में सरकार जो है मरकज़ में, वो इस पर किस तरह का रद्द जाहिर करती है। क्योंकि होली का त्यौहार और उस सब के बीच में मुसलमानों को घर में नज़रबंद करना एक तरह से, फिर मसाजिद में त्रिपाल चढ़ाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो यकतरफा सियासत या यकतरफा हालात की अक्कासी भी करती हैं। और नज़रें दिल्ली पे हैं और दिल्ली के साथ साथ नज़रें मुसलमानों पे हैं, क्योंकि मुसलमानों से उम्मीद है कि अब की बार भी वो समझ जाएंगे कि कोई न कोई मशीनरी है उनके ख़िलाफ़। और वो है कि उस मशीनरी से लड़ने के लिए अपने आप को कहीं न कहीं अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो इस सब के बीच में जम्मू कश्मीर के सियासी शख्सियात भी इस पर रद्दअमल दे रही हैं। और महबूबा मुफ्ती ने भी आज इस पर बाज़ाब्ता तौर पर रद्दअमल दिया। श्रीनगर में या माफ़ कीजिएगा जनूबी कश्मीर के शोपियां में महबूबा मुफ्ती ने आज अपने दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए मुद्दा उत्तर प्रदेश को उठाया और बताया कि खुद वहाँ के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं, तो योगी वो नाम के योगी हैं और योगी आदित्यनाथ ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि माजी में हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब मिल के एक साथ हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमानों का मिल कर मनाया करते थे, लेकिन आज की तारीख़ में इस तरह की नफ़रत हिंदू और मुसलमान के दरमियान फैलाई जाती है कि उस नफ़रत को ख़त्म करने में बड़ा वक्त लगेगा। श्रीनगर में आज माफ़ कीजिए शोपियां में महबूबा मुफ्ती ने बताया कि ये सब कुछ जो नफ़रती सियासत बीजेपी योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर रखी है ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। थोड़ा सा महबूबा मुफ्ती का साउंड बाइट आपको सुनाते और उसके बाद उस पहलू पर चलेंगे जो आपके साथ जुड़ा है, मेरे साथ जुड़ा है। और जम्मू कश्मीर की असम्बली में पहली बार किसी ने खुल के आज बोला के अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है। पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिल के इसको मनाते थे जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत ख़राब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये दुआ करूंगी कि इनको अकल आ जाए, महबूबा मुफ्ती बता रही थी। लेकिन आपको ज़रा अकल की बात बताते चले। हिंदुस्तान को किसी बैरूनी ताकत से पिछले 100 सालों में आज़ादी के बाद इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना खुद अंदर की सियासतदानों ने पहुंचाया। हिंदू मुस्लिम की डिवाइड इस तरह से की गई है कि आज
वो लोग भी डरते हैं, जो वो हिंदू और वो मुसलमान भाई जो एक थाली में खाया करते हैं, वो भी डरते रहते हैं। इस तरह का नैरेटिव जो है वो पहनाए जा रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, खुद सरकारी इदारे भी उस तरह के बयानात देते हैं। यूँ लगता है कि वो जो सामने वाला है वो टीके वाला है या टोपी वाला है। टीके वाला टोपी वाली का दुश्मन नजर आ रहा है और टोपी वाला टीके वाला का दुश्मन नजर आ रहा है। यूँ डिवाइड किया गया है हिंदुस्तान और मुसलमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ एक ही कुएं पे पानी जो है सब मिल के पीते हैं। लेकिन उस हिंदुस्तान में आपकी बार की जो सियासत जिन्होंने शुरू की है, वो सियासत ख़ासतौर पे अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, लेकिन इस्तेमाल उस आम आदमी को करते हैं, शायद वो अपनी होश से बेखबर है। बाखबर होने की उसको ज़रूरत है। प्रोग्राम देख रहे हैं आप लज़्ज़त मसालों के ताउन से। आपको नाज़रीन बताते चलें और भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, और ये मुद्दा जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आपके साथ जुड़ा है, ये मेरे साथ जुड़ा है। मामला रिजर्वेशन का है। रिजर्वेशन में आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में सज्जाद गनी लोगों ने सनसनीखेज इंकशाफ किए। थोड़ा सा आपको बताते चले, पिछले साल पुलिस के सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए तो कश्मीरियों का गिला था कि हमारी क्यों नहीं हुई, यहाँ की तादाद क्यों है। उसके साथ जो डॉक्टर्स अगले साल पीएससी ने कंफर्म किए, कश्मीरी कम थे। इंजीनियरिंग सीट के लिए कश्मीरी कम थे, मेडिकल कॉलेज के लिए कश्मीरी कम थे। और यूं कश्मीर में देखा जाए तो आज ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी कुछ तो गैर रियासती है, कुछ बाहर से है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कम है। तो अक्सर सवाल यही होता था कि आखिर कश्मीरी इतने नाकाबिल हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में सवाल सज्जाद गनी लोन ने उठाया और सज्जाद गनी लोन ने बाज़ाब्ता तौर पर आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि रिजर्वेशन का मामला जो है ये कश्मीरी नाकाबिल नहीं है। उन्होंने बताया कि बल्कि एक साजिश के तहत, उसको साजिश ही कहेंगे, कश्मीरी के लिए जगह तंग की जा रही है। माफ कीजिएगा, कश्मीर की आबादी 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जब कश्मीरी की बात आ जाती है तो मुसलमानों के लिए जगह तंग की जाने की बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन के जो फार्मूले मरकजी सरकार ने या सरकार ने यहाँ अप्लाई किए हैं, उससे जानबूझ के कम्पिटेटिव स्पेस जो कश्मीरी के लिए है, जो मुसलमान के लिए है, वो ख़त्म की गई है। उन्होंने बताया कि शेड्यूल कास्ट तो जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं। 8% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, कश्मीर में बिल्कुल नहीं है। एसटी में 40 वर्सेस 60 का फ़र्क है। कश्मीर में यूजुअली एलओसी का पास वाला इलाका गुरेज जो है, वहाँ शेड्यूल ट्राइब पहले हुआ करता था, और उसके बाद गुजरात की एक छोटी सी आबादी थी, गांधरबल के कुछ पॉकेट्स में थे, कुपवाड़ा के कुछ पॉकेट्स में थे, यहाँ जो ट्राइब बांडीपोरा के थोड़े से पक्ष में माइनर पॉपुलेशन गुजरात की थी जिन्हें एसटी का दर्जा यहाँ पे मिलता था। अब पहाड़ियों को भी थोड़ा सा शामिल कर लिया गया है, लेकिन ओवरऑल जम्मू डिवीजन में ओवरऑल 60% एसटी है। कश्मीर में 40 सज्जाद गनी लोगों ने बताया। और रिजर्वेशन की बात की जाए, कश्मीर के मुकाबले में रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा जम्मू को दी जा रही है। कश्मीरी के लिए ओपन मेरिट का मैदान खुला रखा हुआ है। आदाद शुमार उन्होंने पेश किए। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी KSM आमतौर पर कहते हैं। उन्होंने बताया कि 2024-23 में, पिछले साल, एक साल पहले, आज 2025 है, सिर्फ कश्मीर से 24 लोग ही KS के में क्वालिफाई हो चुके हैं। स्पेस नहीं थी, और उस KS में कश्मीर से वो लोग, 24 लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो STs SC, ये जितनी जो ट्राइबल सर्टिफिकेट से, ये जो कैटेगरी से, इन लोए के उन 24 में अगर ये 5-6 हैं तो 20 ही टोटल ओपन कैटेगरी वाले हैं और रिजर्व वाली। और उसके साथ उन्होंने बताया कि 2022 में 100 में से 23 लोग ही कश्मीर से KS के लिए क्वालिफाई किए हैं। 2021 में 17%, 100 में से 17 ही कश्मीर से KS के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, और ये कश्मीर के लिए नुकसान है। उन्होंने बताया कि ये उनके अल्फाज हैं, कोट अनकोट, सज्जाद गनी लोन, ये सोशल सुपरमेसी इस्टेब्लिश की जा रही है। और सोशल सुपरमेसी आम लोग पे जानते हैं कि ये होता है कि किसी कौम को, किसी कबीले को, किसी फिरके को बेइख्तियार करना। और आज उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि ज़रा सोचिए, 20 साल बाद यही हाल रहा तो कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन किसकी होगी, कहाँ होगी, यहाँ कौन KS होगा, KPS होगा। और ज़रा दिल पे हाथ रखे सोचिए। सियासत एक तरफ, माजी का हवाला देते हुए बताया कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की एक अच्छी खासी तादाद आती थी, इंजीनियर अच्छे खासे पैदा हुआ करते थे, लेकिन अब जो डॉक्टरों की तादाद है मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा तादाद गैर रियासतियों की, गैर कश्मीरियों की ज़्यादातर तादाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में गैर मुस्लिमों की। इंजीनियरिंग कॉलेज का में भी यही हाल है। और फिर जम्मू के मुकाबले में ओपन कैटेगरी जो है वो ज़्यादा कश्मीर को ही रखा गया है। और इसमें उन्होंने बताया कि कश्मीरियों के लिए जो है सिर्फ
बैकवर्ड कैटेगरी कभी हुआ करती थी, उसकी जो रिजर्वेशन है वो भी 20 से 10% की गई है। और ये सब कुछ उनके अल्फाज के मुताबिक एक जानबूझ के साजिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक डिसीजन है नई दिल्ली का कि कश्मीरियों को सबक सिखाया जाए और उनके लिए एक तबाही का सामान पैदा किया जा सके। यहाँ उन्होंने मुश्किलात की बात भी करते हुए, कन्फ्लिक्ट्स की बात करते हुए बताया कि दुनिया जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ से उनको बाहर निकालने के लिए उनके लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, उनके लिए मैदान खुले रखे जाते हैं ताकि लोग उस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें। लेकिन यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट से बाहर निकले वाले लोग हैं, उनको दबाने की, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आने वाले वक्त में जो तबाही होने जा रही है उसका स्क्रिप्ट खुद ऐवानों में लिखा जा रहा है। और ये जो हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी है, इस वाले ने बताया कि ये तो NRIs हैं, आज यहाँ हैं कल निकल जाएंगे, लेकिन मामला यहाँ के नौजवान को, यहाँ के बेरोजगार को भुगतना पड़ेगा। सजाद गनी लोन के ही अल्फाज, उन्हीं की ज़बानी, थोड़ा सा समझ जाइएगा कि ये क्या हो रहा है। एवरी पासिंग डे, हर इम्तिहान में वो कम लोग अंदर जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, बिकॉज उनके लिए जगह तंग की जा रही है। दे आर बीइंग क्राउडेड आउट of the competitive space by virtue of a system of reservations which is totally rigged against them. 60% तक की reservations, और उस 60% में भी अगर आप देखें, अब जैसे कश्मीर रीजन को देखें, इस 60% में फॉर एग्जांपल 8% शेड्यूल्ड कास्ट वहां है ही नहीं, मीन्स हम ये 8% और हमारे पर बर्डन पड़ जाता है। फिर जैसे हमारे ST हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है, तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मेरिट। अब सर आप देखिए 2023 में कश्मीर में इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस 14 पीपल हैव कम फॉर KS which is 19%, 2022 में 25%, 2021 में 17%। तो मेरी पहली ये गुजारिश है, लेट अस लुक एट द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। रिजल्ट्स आपके पास होते हैं सरकार के पास, लेट देम डू एन इंटरनल सर्वे, रिजर्वेशंस को साइड पर निकाले और देखिए कि अगर रिजर्वेशन नहीं होते तो कितने कश्मीर रीजन से कितने बच्चे हो रहा है। दैट इज द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। अगर हमारा 56% तो इसमें कश्मीरी सजाद गनी लोन जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अवान असम्बली में आज खुलासे पेश करे थे, आदाद शुमार पेश करे थे, साल कितने KS के लिए आए, डॉक्टर्स, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स या दूसरी नौकरियां जो हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी खासी नौकरियां मानी जाती हैं, उनका सबको हाल अहवाल मालूम है। और उसमें वो बता रहे थे कि एक जानबूझ के पॉलिसी जो है वो रिजर्वेशन की राइज की गई है और उसमें हिस्सा कश्मीरियों का जो है वो पीनट्स के बराबर रखा गया है और जानबूझ के एक कन्फ्लिक्ट में झोंका जा रहा है, धकेला जा रहा है। और आपको जब कन्फ्लिक्ट की बात करते हो, कश्मीर में हलाकतों का मामला भी है। कठुआ याद होगा, कठुआ में 3 नौजवानों के गायब कुछ वक्त के रहने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ भी मिली हैं। उसके साथ ही 2 और नौजवान गायब हुए, उनका मालूम नहीं उसका। कुलगाम में फरवरी के महीने में 3 नौजवान गायब हुए थे और उनमें से एक रियाज अहमद के बारे में बताया जाता है कि आज एक डेड बॉडी मिली है और अंदाज़ा है कि उन 3 में से एक रियाज अहमद की शायद ये डेड बॉडी है। कुलगाम के काजीगुंड इलाके का मामला है, आपको बताते चलें। और उस हवाले से भी जो लोकल बयानात थे या वालिदैन के जो बयान थे वो कुछ डरावने थे और उन 3 में से एक के बारे में बताया जाए तो उसकी डेड बॉडी मिली है। वाकई में ये वही है या नहीं है, अभी इसका खुलासा करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुकामी लोग या कुछ हल्कों से बताया जा रहा है कि उनमें से एक है, बाकी 2 के बारे में अभी मालूम नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने MLAs को भी मालूम नहीं है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की असम्बली में, तस्वीर में आप डॉक्टर बशीर अहमद वीरी को देख रहे हैं और ये हंगामा आराई हो रही है। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टालवार्ट्स में माने जाते हैं और आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस से BJP नहीं था, बल्कि इट था नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त सवाल खड़ा हुआ डॉक्टर बशीर वीरी ने जब ये सवाल उठाया और बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान को खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ही बोलने का नहीं देती है। और इवन कि उनने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी चीफ विप और डिप्टी यहाँ पे डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। और साफ जाहिर है डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल आप देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये
मुबारक गुल आप देख रहे हैं, मुबारक गुल चीफ विप नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और मुबारक गुल के हवाले से उन्होंने बताया कि चीफ विप और डिप्टी असेंबली में अपनी चालें चला रहे हैं और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने हो तो अपोजिशन की जमातें क्या करती, ताली तो ज़रूर बजनी थी और दोनों ने अपोजिशन की जमातों ने ताली भी बजाई और ताली बजाते बताया कि अभी अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप मुबारक गुल भी खड़ा हुए और उन्होंने एतराज़ जताते हुए बताया कि रुकन असेंबली में फैक्ट्स होने चाहिए कि उसने कितने सवाल उठाए हैं। और इसके बाद जब ये मामला थोड़ा गर्म होने लगा तो उमर अब्दुल्ला ने इशारा कर दिया और इशारा मुबारक गुल को था और फिर उमर और मुबारक दोनों असेंबली से बाहर निकले। करीबन 10 मिनट तक असेंबली के बाहर रहे, उसके बाद वापस आए, लेकिन अंदर जो गर्मा गर्मी थी ये कुछ वक्त तक देखने वाली नज़र आ रही थी। ये असेंबली के अंदर का हाल अहवाल था, लेकिन बशीर वीरी को फिर मौका दिया गया और डॉक्टर बशीर वीरी ने दोबारा जब बोला तो एक शेर से उन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत की और शुरुआत में जब शेर उन्होंने सुनाया तो साथ में ये भी बताया कि उम्मीद है मुझे रोका नहीं जाएगा, मुझे टोका नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से होता है यहाँ पे वक्त पैदा उनके लिए। और फिर अभी वो यही बोल ही रहे थे कि स्पीकर साहब ने उन्हें टोकते हुए कहा कि रुकिए जनाब, 5 मिनट का आपको वक्त है, उसके बाद आपको टोका भी जाएगा, रोका भी जाएगा। और टोकने और रोकने के बीच में कुछ हालात जो असेंबली के कुछ कह के कहीं भी सुनाई दिए। इससे पहले आपको बताते चली MLA बांडीपोरा सोनावारी हिलाल अकबर लोन को भी इसी तरह के हालात इस सेशन के दौरान देखने को मिले हुए थे। ये बात असेंबली की, लेकिन असेंबली में कुछ और मामला भी उठे थे। मुबारक गुल चीफ विप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन ईदगाह के MLA भी हैं और आज उन्होंने एक और सनसनीखेज इंकशाफ किया। उन्होंने असेंबली में सवाल उठाते हुए पूछा कि कश्मीर में ये दवाइयों की इतनी कंपनीज कैसे हैं, ये गैर मेयारी दवाइयाँ कश्मीर में क्यों हैं और वजह क्या है कि गैर मेयारी दवाएँ कश्मीर में पहुँचाई जाती हैं। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत कुछ कश्मीर में नहीं, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिएगा जो उन्होंने बताया। जिला जम्मू कश्मीर में इतने मेडिसिन सप्लाई होते हैं, इतने मेडिसिन सप्लाई होते हैं, किसी हिंदुस्तान में किसी शहर में इतने नहीं है और वो सब सिलेंडर हैं। अगर आप देखेंगे दिल्ली में आप मेरे साथ आइए, कभी हम जाएंगे, वहां का आप एसलॉक देखिए, वहां का आप पेंटॉप देखिए, आपका वहां के एंटीबायोटिक देखिए, उसका शेप ही अलग है। जो यहाँ के जो मेडिसिन है वो खाते खाते अगर कैंसर का इंजेक्शन भी है उसमें भी मिलावट है, वो भी कैंसर का पेशेंट मर जाता है। इसलिए ये जरूरी है जो ये ड्रग्स के हवाले से सख्त पॉलिसी बनाए। जिस दुकानदार पे ये सब्सिडी मेडिसिन होगा, जिस दुकान पर ये गलत मेडिसिन होगा, वहां के कोशिश करेंगे उस दुकान की लाइसेंस जब्त करें। चलिए ये दवाइयों की बात, थोड़ा सा हम भी मुबारक गुल साहब की नॉलेज में इजाफा कर दें। अगर आपको कश्मीर में दवाई ख़रीदनी है, उसी कंपनी की जो दवाई है कश्मीर में आपको एक रेट पे मिलेगी, वही साल्ट, वही कंपनी, वही सब कुछ, वही मैन्युफैक्चरिंग डेट, वही एक्सपायरी डेट, लेकिन दवाई वो जम्मू में अलग कीमत में मिलेगी। उसके पे जो कीमत लिखी होती है वो कश्मीर में अलग होती है, जम्मू में अलग होती है। न जाने कश्मीर के लिए कुछ ख़ास दवाइयाँ तो नहीं बनाई जाती हैं, अलग पैकेज की दवाइयाँ। ये हमारे जो मुबारक गुल साहब हैं, अगर उस पर भी वजाहत करें जम्मू कश्मीर असेंबली में, शायद उस हवाले से उन तक की बात पहुँचाते चलें। लेकिन एक और वजाहत आज सरकार ने की। सरकार ने वजाहत की कि डोमिसाइल और कश्मीर, आमतौर पर कश्मीरियों को था कि मेरा क्या 317 हटा कुछ रही है, डोमिसाइल हटा तो ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू वालों का होगा, लेकिन कश्मीर वाला भी उसमें फंसा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया कि बीरू का एक छोटा सा इलाका, वहाँ पे 52 अफराद जो हैं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हें हासिल किए। और रुकन असेंबली बीरू डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी ने सवाल जब पूछा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बीरू में क्या हाल है, तो सरकार की तरफ से सकीना यतू ने जवाब देते हुए बताया कि बस 52 अफराद जो गैर रियासती हैं, जो मुल्क पहले 35 के था तो उन्हें यहाँ सर्टिफिकेट डोमिसाइल नहीं मिल सकता था, अब उन्होंने हासिल की है। तब उन्हें बताया कि खुशकिस्मती है कि नारबल और मागाम तहसीलों में कोई ऐसे सर्टिफिकेट इजरा नहीं किया गया है। सकीना यतू का जवाब भी सुनिएगा। लिए है ये कौन से लोग हैं और किस प्रोविजन के अंडर इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहिबा पूरी वजाहत देगी इसके मतलब। ये जो
ए पार्ट बी पार्ट में नील दिखाया और सी पार्ट में जो 52 दिखाया है टोटल जो नॉन रेजिडेंट्स जो है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए। ये जो 52 है ये ऑन मैरिज ग्राउंड्स इशू किए गए हैं कि जिन जिन की शादी हुई है उनको ये डोमिसाइल इंडिकेटिंग आल्सो द नंबर ऑफ नॉन लोकल्स हैज़ बीन इशूड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स देयर इज एज अंडर सीरियल नंबर 1 2 3 नावल मागाम बीरवा। Number of domicile certificates issued Nadwal 18,921, non-local nil. B. Magam 26,277, domicile certificates issues. Number of non-local nil. Birwa 62,343. Number of domicile certificates issued non-locals 52। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है, ये कौन से लोग हैं और किस प्रोविजन के। डॉक्टर शफी का सवाल, और डॉक्टर शफी वानी बीरू का एमएलए हैं, नेशनल काउंसिल का ताल्लुक उनका सवाल। दो मिसाइल इधर भिजरा हुए हैं। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इलाके का पता चला, बाकी कहाँ पे कितने अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन अब ज़रा पीडीपी की बात करें। पीडीपी ज़मीनी सतह पे अपना वोट बैंक बढ़ाने की भरपूर या अपना ग्राउंड वर्क बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए मेंबरशिप ड्राइव चला रही है। और इसी मेंबरशिप ड्राइव के तहत आज पीडीपी ने बारामूला के रफ़ियाबाद के इलाके में अल्ताफ़ मलिक की क़यादत में मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रखी थी। और यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोगों ने, नौजवानों ने पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप हासिल भी की। अल्ताफ़ मलिक ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए मुहिम वादी कश्मीर में भी चलाई जा रही है और रफ़ियाबाद में हर घर तक ये मुहिम पहुँचाई जा रही है ताकि ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। और आज के इस मेंबरशिप ड्राइव के दौरान दूसरी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने पीडीपी की मेंबरशिप हासिल की और पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान भी किया। बड़ा मैं कहूँगा कि खुशी का दिन है कि इन्होंने उस मौके पर हमारे साथ आज ज्वाइन किया जबकि रफ़ियाबाद में अपनी पार्टी की मेंबरशिप का हम शुरुआत करते हैं। आज से ही ये पूरे हर एक हल्का में ये मेंबरशिप जाएगी और हर एक कार्यकर्ता इस पार्टी का बुनियादी रुकन आज से बनेगा। चलिए नाज़रीन, कुछ हाल अहवाल बिजली का। बिजली की सूरत हाल बेहतर है, ऐसा मानना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां एक तरफ सूरत हाल है वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में बिजली मीटर्स के मामले को लेके लोगों में गम और गुस्सा भी पाया जाता है। और स्मार्ट मीटर जहाँ नस्ब किए जाते हैं वहाँ पे लोग अपनी रिजल्टमेंट भी दिखाते हैं। एक तस्वीर हंदवाड़ा के कुछ इलाकों की, शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा का इलाका मीटर नस्ब करने थे और मीटर नस्ब करने में, स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ मुकामी लोग खवातीन के साथ निकल के सड़कों पर आए। और जब साफ जाहिर है अच्छी खासी तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएँ तो शाहरा बंद की जाती है, शाहरा बंद हो जाती है। और यूँ हंदवाड़ा के वस्कुरा के इलाके में भी आज विलगाम सड़क को बंद किया गया। मुकामी लोग बता रहे थे कि मीटर लगाने की हिम्मत तो है नहीं और उस पर मीटर अगर पावर बेहतर सहूलियत है तो शहरों में, गाँव में नहीं है। और ये जब कुपवाड़ा की बात आती है, बताता चलूँ, मेरा ताल्लुक वादी लोलाब से है, दिवर का गाँव है और दिवर की ईदगाह कॉलोनी का ट्रांसफार्मर 41 दिन से ख़राब पड़ा है, उसको ठीक नहीं कराया जाता है। तो वहाँ के लोगों को कल मीटर भी लगाया जाएगा तो क्या फ़ायदा। आज भी अगर उनसे बिजली फीस वसूल की जाती है, 41 दिनों की फ़ीस क्या उनको रिफंड की जाएगी? ये कुपवाड़ा की इंतज़ामिया के लिए सवाल है, बिजली महकमे के लिए सवाल है। दिवर लोलाब की जो कॉलोनी है, ईदगाह कॉलोनी, वहाँ का ट्रांसफार्मर 41 डेज से ख़राब पड़ा है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी बिजली नहीं है तो फिर वहाँ की आबादी किसको ज़िम्मेदार ठहराए? हंदवाड़ा के लोग भी कुछ ऐसा बता रहे थे कि क्या मीटर और क्या मीटर की कहानी। और नाज़रीन, पहले बताया करते थे कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। आजकल कहते हैं कि कुछ बचने वाला नहीं क्योंकि बिजली मार रही है। ये आमतौर पर लोगों में एक तासुर सा पैदा हो चुका है। लेकिन बिजली ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है। मुद्दा दे आप देख रहे थे प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। अभी बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त के रुबे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखे ख्याल अपना। मीर हिलाल अंजूरी अपना प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं कुछ ही पलों में। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।